तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। स्कैप रोबोटिक्स सेंटर का ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है और इसमें अब की बार ज़्यादातर मैं वीडियोस जो बनाता हूँ वो वीडियोस वाइट बोर्ड पर होते हैं। तो आज कुछ प्रेजेंटेशंस लेकर आया हूँ। इस प्रेजेंटेशंस के माध्यम से रोबोटिक्स का एक ओवरव्यू देने की कोशिश है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। इंट्रोडक्शन है, बेसिक रोबोट एनाटॉमी है कि क्या क्या रोबोट में होता है, ट्रैजेक्टरी प्लानिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो वही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखिए ये कुछ सेंसर एक्चुएटर कॉम्बिनेशन बनाया गया है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के रेफरेंस में। क्या क्या ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। अब एक कंबाइंड अप्रोच में एक रोबोटिक्स में क्या क्या होना चाहिए, एक बहुत बेसिक लेवल 0 DFD की तरह हम मान सकते हैं इस चीज़ को कि एक एक्चुएटर है और एक कंट्रोलर है, मैनिपुलेटर है, पावर नीड्स को सप्लाई करने के लिए पावर सप्लाई है। ये बहुत बेसिक है। इसमें बहुत से अप्रोच आएंगे, जैसे कि आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ये कुछ भी आ सकता है। इसमें आगे वो बाइफर्केशन होगा। जब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा तो सर्वो एम्पलीफायर से सर्वो कंट्रोलर्स लगेंगे फीडबैक सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ये बेसिक कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं रोबोट्स के। एक आपका मैनिपुलेटर आर्म दी हुई है, एक कंट्रोलर दिया हुआ है। बेसिकली इस तरह कंट्रोलर कुका के AR16 के होते हैं मॉडल के। ये कंट्रोलर बॉक्स दिया हुआ है, ये पेंडेंट है, टीच पेंडेंट कहते हैं इसको। सेकंड लेफ्ट से सेकंड पे टीच पेंडेंट है एंड थर्ड जो है लेफ्ट से आपका कंट्रोल बॉक्स है, जो जिसे डिजिटल कंट्रोलर कहते हैं हम। ये कुछ उसके आर्म मॉड्यूल्स हैं, किस किस की तरीके के इसमें आर्म मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या कंट्रोल सेक्शन में होता है, या हम कहें टीच या कंट्रोलर में जो हैंड हेल्ड कंट्रोलर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बटन्स का एक ओवरव्यू है, ठीक है। ये उसके एक्सिस ऑफ रोटेशंस हैं। आपके रोबोट एक जनरल कुका के AR16 रोबोट मैंने लिया है, तो 6 DOF वाला, उसके ये कंट्रोलिंग है। उसकी एक्सिस है, कितने एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो इसको आप आइडेंटिफाई देख सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज जो रोबोटिक्स में यूज होती हैं वो हैं, वर्क एनवेलप है, पेलोड है, वेलोसिटी है, साइकिल टाइम है, एक्यूरेसी कितनी होगी, रिपीटेबिलिटी कितनी होगी, रिजोल्यूशन कितना होगा। इसका हर एक का अपना एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है कि कैसे ये जो है हम इसको अचीव करेंगे। वर्क एनवेलप सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी चीज इसलिए है कि उसका जो मैक्सिमम आउटरीच है एक रोबोट आर्म का, उससे एक स्पेस में कितना बड़ा वो एलोंगेशन, सबसे मैक्सिमम एलोंगेशन कितना कवर कर सकता है, वर्क एनवेलप में आता है। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपका किसी को आसपास के फेरीफेरी को डैमेज ना करे और हमें कितना उसको स्पेस देना है ये इससे डिफाइन होता है। बाकी स्पीड, पेलोड कितना उठा सकता है, वेलोसिटी कितनी उसके आर्म की हो सकती है, साइकिल टाइम कितना हो सकता है, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन, जिसमें से रिजोल्यूशन स्पेशियल और कंट्रोल रिजोल्यूशन आते हैं। इसके बारे में शायद मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, आपको स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो रोबोट एनाटॉमी में आपका क्या क्या चीजें होती है, रिस्ट होता है, एल्बो होता है, शोल्डर होता है, लिंकेज होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स होते हैं। अब बेसिकली एंड इफेक्टर्स इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। एंड इफेक्टर्स जो आपके रोबोट के ग्रिपिंग सेक्शन में जो जहाँ से ग्रिपर स्टार्ट होता है, दैट कॉज एंड इफेक्टर सेक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें सारा पावर जो है उस एंड इफेक्टर सेक्शन को देना होता है और वहीं से सारे जो भी आपका वर्क टूल परफॉर्मेंस होता है वहीं पर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस तरह के एंड इफेक्टर्स देखिए इस तरह से होते हैं। दीज आर द पॉसिबल स्कीमा ऑफ द एंड इफेक्टर्स। और भी बहुत से हैं, वैक्यूम सेक्शन ग्रिपर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्टर ग्रिपर्स, कई तरह के ग्रिपर्स ग्रिपिंग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और दिस इज टाइप ऑफ मैनिपुलेटर्स मैकेनिज्म है, जैसे कि पैरेलल मैनिपुलेशन स्कारा रोबोटिक्स में होती है। स्कारा मतलब सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोटिक आर्म। इसमें हर जो आपका आर्म होती है वो पैरेलली एक फिक्स्ड एक्सिस के, हम कह सकते हैं एक फिक्स्ड एक्सिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा वाई एक्सिस के अक्रॉस सारे लिंक्स उसके वाई एक्सिस के अक्रॉस ही
मोशन करेंगे। इसी तरह एक एंगुलर होता है। एंगुलर में क्या होता है कि आपका एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट्स होते हैं या आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट्स कह सकते हैं, वो एंगुलर को या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस तरह के और होते हैं कि आपका बेसिकली 3 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें आपको बेसिकली पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि पहला हो गया आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्फेरिकल एंड तीसरा कार्टीजियन। मतलब पहला कार्टीजियन मान के चलिए, बहुत बेसिक सा होता है, दूसरा सिलिंड्रिकल, तीसरा स्फेरिकल। इसके अलावा भी अगर हर जॉइंट पे कुछ एंगल ट्रेवर्स कर रहा है तो एंथ्रोपोमॉर्फिक या आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोटिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, वो और थोड़ा एडवांसमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूम ग्रिपर्स के दिखाया गया है, व्हाट आर द वैक्यूम ग्रिपर्स। ठीक है, और एक्चुएशन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। मैनुअल हो सकता है, मतलब मैकेनिकल, मैनुअल का मतलब मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिक हो सकता है, न्यूमेटिक हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है। तो दिस इज द थिंग। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे रोबोट आर्म डायनेमिक्स में। रोबोट आर्म डायनेमिक्स में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें एक्चुअली में आर्म डायनेमिक्स दो तरीके की होती हैं। पहले आर्म डायनेमिक होती है आपका फॉरवर्ड काइनेमेटिक, दूसरी होती है इनवर्स काइनेमेटिक। पहले हम गोल के हिसाब से उस चीज को देखना है, दूसरा हमें लिंक के हिसाब से देखना है किस तरह से पहुंचे। पहले गोल को फॉरवर्ड में गोल को फिक्स कर देते हैं, उसके हिसाब से लिंक पैरामीटर्स को वेरी करते हैं। सेकंड में लिंक पैरामीटर्स के को एडजस्ट करते हैं कि वो गोले पहुंच जाए। ठीक है, तो बहुत इसके बारे में बहुत कुछ एलेबोरेशन है, लेकिन आपको जो है ये आप जब रोबोटिक्स कोर्सेज में इन्वॉल्व होंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी। तो एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल का ये लेक्चर सिनेरियो है। ठीक है, एक्चुएटर कंट्रोल, पाथ कंट्रोल एंड थर्ड इज मेन कंट्रोल। ये लेवल बेसिक लेवल है रोबोटिक्स के। ये इस कंट्रोल स्ट्रेटजी, कंट्रोल क्लासिफिकेशन रोबोटिक्स का इस बेसिस पर होता है। नेक्स्ट है आपका अब मैंने बताया था कि अब आपको अगर फीडबैक सिग्नलिंग चाहिए, हर चीज को फीडबैक देखना है कि ये चीज जो है वो जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली में सही पोजीशन और वेलोसिटी क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं, वो आएगा आपका क्लोज लूप कंट्रोल में, इसको हम फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। और अगर हमने से वॉशिंग मशीन चला दी, कपड़े साफ धुल रहे हैं कि नहीं धुल रहे हैं, एक ओपन लूप कंट्रोल का सिस्टम का एक क्राइटेरिया है। हमने चला के छोड़ दिया, अब हमें इसको फीडबैक हम उसमें नहीं ले रहे हैं। ऑब्वियस की बात है, जब ओपन लूप कंट्रोल है तो हमारी कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी कम होगी इसमें, क्योंकि आपका जब आप फीडबैक मैकेनिज्म लगा ही नहीं रहे हो तो क्या होगा, आपके कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट मिले ना मिले, ये आपको बहुत ही प्रिसाइजली एक ही बार में गवर्न करना है। आपको कोई फीडबैक सिग्नल उसको एडजस्ट करने के लिए, रिवाइंड करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में और भी बहुत सी चीजें हम क्लासिफाई करेंगे जब आप रोबोटिक्स सेक्शन, स्कैप रोबोटिक्स सेक्शन में आप इन्वॉल्व होगे। और बेसिक हमारे वीडियोस आप देखोगे स्कैप रोबोटिक्स सेंटर यूट्यूब चैनल पर, SKAP स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के नाम से चलता है। कंट्रोल क्लासिफिकेशन का एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है मैंने कि नॉन सर्वो में क्या होता है। सर्वो कंट्रोल, नॉन सर्वो मतलब बेसिकली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और सर्वो मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है। कार्टेशियन में क्या होता है, सिलिंड्रिकल में क्या होता है, पोलर में क्या होता है, स्कारा में क्या होता है, और रिवोल्यूट या आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोटिक्स में क्या होता है। तो देखिए, आप स्कारा मैंने बताया सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोटिक आर्म होती है। इसमें एक आप देख सकते हैं कि हर एक्सिस परपेंडिकुलर, हर जॉइंट जो है परपेंडिकुलर एक्सिस के क्रॉस रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरह के रोबोट को स्कार रोबोटिक्स कहते हैं। बाकी सिलिंड्रिकल और पोलर में कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं RPR PRP के, मतलब दो रिवॉल्यूट जॉइंट, एक प्रिज्मेटिक जॉइंट, एक प्रिज्मेटिक जॉइंट, दो रिवॉल्यूट जॉइंट। जो कार्टेशियन होता है वो CP होता है, 3 प्रिज्मेटिक जॉइंट्स होते हैं XYZ डायरेक्शन में, जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, इसको और इलेबोरेट कर दिया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, और थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है सिलिंड्रिकल में क्या है, स्फेरिकल में क्या है। ठीक है, वर्क एनवेलप किस तरह से हम डिजाइन करते हैं उसकी स्टडी है। और ये कुछ मॉडल्स हैं कूका रोबोटिक्स आर्म के अंदर में। ये KR 180 सीरीज है, 180L 150, 180L 130। ठीक है, ये वर्क एनवेलप है कूका जनरल रोबोट का। दिस इज 3DF रोबोट, इसको KR C4 शायद है इसका नाम। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, ADC एंड DAC लगते हैं। ADC एंड DAC का जो सिग्निफिकेंस है रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिग्नल्स हमारे जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन चैनल पर ट्रांसमिट होते हैं वो को हमें सब्सिक्वेंटली एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट करते रहना होता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुएट सेंसर से जो सिग्नल सेंस किए जाएंगे वो माइट और माइट नॉट बी डिजिटल, क्योंकि सेंसर्स में कई तरह के ट्रांसड्यूसर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो कई तरह के ऐसे ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं जो आपके एनालॉग टू एनालॉग ट्रांसमिशन भी कर देते हैं। ठीक है, सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन कर देते हैं,
लेकिन कई अनलॉक अनलॉक भी कर देते हैं, तो हमें इसको फाइनली एडीसी या डीएसी लगाना पड़ता है कि डिजिटल में कंट्रोल कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह एक्चुएटर, क्योंकि एक्चुएटर मैकेनिकल आर्म को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए हमें उसको दोबारा अनलॉक में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल लेआउट। इसके बारे में और बहुत ही मॉडिफिकेशन हम पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरह से कई तरह कंट्रोल्स होते हैं, हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है। इस पर मैं एक स्कैप रोबोटिक सेंटर यूट्यूब चैनल पर मैं इसके हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक कंट्रोल्स का 3-4 वीडियोस डाल चुका हूँ, उसको भी स्टूडेंट्स परसू कर सकते हैं थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, तो ये लर्निंग है, टीच पेंडेंट है, एंड इफेक्टर किस तरह से लर्न करता है, कंट्रोलर है। ठीक है, तो उसमें कई तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। एक मशीन को लर्न कराने के लिए हम पूरा वही मेथोडोलॉजी यूज करते हैं जो मशीन इंटेलिजेंस में यूज की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेंसिंग एनवायरमेंट वेरिएबल्स, वही जो मैंने थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर दिया है। एम्पलीफायर देखिए, आपको फीडबैक के लिए बार बार आपको सेंसर ट्रांसड्यूसर का यूज हुआ है, सिग्नल कंडीशनर का यूज हुआ है, फिर उसको एक बीम के फॉर्म में, एक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मक्स का यूज हुआ है, मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, और सिग्नल को एम्पलीफाई किया गया, देन डिजिटल में कन्वर्ट किया गया है, तो उसको और इलैबोरेट हमने किया है। ठीक है, दिस इज द सेंसिंग एनवायरमेंट, किस तरह से करते हैं बिहेवियर सेट लेते हैं, टास्क प्लान बनाते हैं, उस टास्क प्लान के हिसाब से रीइंफोर्स लर्निंग करते हैं, मतलब बार बार सिखा के, उस टीच पेंडेंट से बार बार सिखा कर उसको एक्यूरेट पोजिशनिंग उस आर्म की करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर एक सेंसिंग मेथोडोलॉजी है। मैंने बताया कि ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक रियल वर्ल्ड से सेंसिंग का सबसे बड़ा स्रोत ट्रांसड्यूसर ही है इस समय। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एन इम्पोर्टेंट थिंग इन रोबोटिक्स, हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ही ये होता है कि एक नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस मशीन कैन परफॉर्म, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाता है। ठीक है, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बार बार मैं कह रहा हूँ, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि वो उसकी जो जॉइंट्स हैं, एक मोटा मोटा रोबोटिक्स में एक टर्म बहुत कॉमनली यूज होता है कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं उसमें वो उसके इतने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब इतने इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन, इतने इंडिपेंडेंट मोशंस वो कर सकता है। ठीक है, तो उसमें रोल पिच एंड यॉ का आरपीवाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक फ्रेमवर्क आता है। हालांकि और भी हैं, आरपीवाई के अलावा यूलर एंगल इम्प्लीमेंटेशन भी है, और कई तरह के होते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक में, वो आगे आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आर्म काइनेमेटिक्स में फॉरवर्ड इनवर्स काइनेमेटिक्स की डेफिनेशंस को मेंशन किया गया है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, देखिए इसमें एनओए, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द रोबोटिक एंड ग्रिपर या एंड इफेक्टर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो एनओए के फॉर्म में मैप किया जाता है, और जो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो XYZ के फॉर्म में किया जाता है, तो उसी को यहाँ दिखाया गया है। इसकी मैट्रिक्स बनती हैं पोजीशन के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, तो ये चीज है। ये देखिए, दीज आर द रोटेशनल काइनेमेटिक्स मैट्रिसेस। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एंड फैक्टर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल मूव करता है, तो ये मैट्रिक्स होगी RX वाली। अगर y के रिस्पेक्ट में रोटेशन अराउंड द y एक्सिस करता है, y इज द यूनिवर्स, XYZ द यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके क्रॉस करता है, तो RY की ये मैट्रिक्स होंगी। और अगर z एक्सिस से क्रॉस करता है तो RZ दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के रिस्पेक्ट में। अब इन मैट्रिक्स का काम करेंगे क्या, इन मैट्रिक्स को हम कैसे यूज करेंगे, वो एक अपने आप में एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है कि इन मैट्रिसेस को कभी कभी ओरिजिनल रेफरेंस फ्रेम्स के प्री मल्टीप्लाई करना है कि पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, डिपेंड अपॉन द कि क्या हम उस जो पोजीशन चाहते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द एंड फ्रेम चाहते हैं, मतलब आपका एंड इफेक्टर फ्रेम चाहते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम या आपका यूनिवर्सल फ्रेम चाहते हैं, उस हिसाब से इसको इस मैट्रिक्स को प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई किया जाएगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना, बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, जब पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैलकुलेशन से ही इसमें क्या है, रोबोटिक्स में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। रेफरेंस फ्रेम बहुत मैटर करता है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के या किसी भी रोबोटिक्स के फ्रेमवर्क या मॉड्यूलेशन में। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। ये इनवर्स काइनेमेटिक्स में इसमें arctan नाम का एक फंक्शन यूज होता है, दिस इज द arctan2 या arctan, दिस इज द फंक्शन इन मैटलैब, तो उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हम इनवर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम बताएंगे जब अपना स्कैप रोबोटिक्स में आप इन्वॉल्व होंगे, या आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमें मोटिवेट करते रहेंगे
ये वर्क एनवेलप का डायग्राम है कि लेवल 1 पे वर्क एनवेलप में क्या होता है, लेवल 2 पे वर्क एनवेलप में क्या होता है, लेवल 3 के वर्क एनवेलप में क्या होता है। क्योंकि जैसे कि आप रोबोट के पास जाएंगे तो वो लेवल 1 का होगा, लेवल 2 का होगा, लेवल 3, क्योंकि जैसे जैसे आप रोबोट के क्लोज आते जाएंगे उतना हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस को ज़्यादा बढ़ाना है। क्योंकि अगर उसके पेरिफेरी में कोई लिविंग बींग आ गया तो रोबोट इज अ मशीन, तो वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो हजार्ड को देख के इमरजेंसी स्टॉप हो जाए जब तक कि उस पर सुपरवाइजरी कंट्रोल ना किया जाए। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल नहीं बन रहा, सुपरवाइजरी कंट्रोल भी बन रहा है जो चीज को मिनिमाइज करेगा, ठीक है। लेकिन हम भी पूरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसके डेवलप करने के लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं कि जो ह्यूमन सिर्फ उसको जो है एक स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट कर दे, बाकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज रोबोट की अपने आप में खुद डेवलप हो, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूरिस्टिक से सीखते हैं वैसे इनक्यू भी ह्यूरिस्टिक से सीखे। हालांकि इसमें बहुत से अपवाद भी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वो सीख गया तो ह्यूमन जो हमारे 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स होते हैं जो कि बाद में एक्सटेंड करके 5 किए गए। सबसे पहला आपका ह्यूमन, सेकंड ह्यूमैनिटी, थर्ड इज ओबेंस एंड फोर्थ इज सेल्फ प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये इस तरह के जो लॉज हैं इनके बेसिस पर हम ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डिजाइनिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा अप्रोच जो है वो सिर्फ उसका सुपरविजन का रहे या ऑन ऑफ करने का रहे, बाकी वो अपने स्थिति के अनुसार अपने आप खुद को ढाल ले और फिर प्रिपेयर भी कर पाए। तो ये ANN मेथोलॉजी में आएगा। मैंने इसके रिगार्डिंग एक न्यूरो फजी कंट्रोलर नाम से यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखा है स्कैप रोबोटिक सेंटर के अंदर में। इसमें इसका टॉपिक है न्यूरो फजी कंट्रोलर द ब्रेन ऑफ रोबोट। उसमें उसका कुछ हद तक एक व्यू दिया गया है कि आखिर किस तरह से हम डिजाइन करेंगे। बाकी इसके अंदर बहुत कुछ है जो सीखने वाला है। रोबोटिक्स इज अ वेरी गुड ब्रांच एंड वेरी क्यूरियस ब्रांच। जो क्यूरियस स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के रियल इंजीनियरिंग को एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये फ्रूटफुल है, ठीक है। तो इसके साथ ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द रोबोटिक्स की एक स्कैप रोबोटिक सेंटर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और हमारे रोबोटिक्स सेंटर के अंदर ही नहीं किसी भी रोबोटिक्स के एस्पायरेंट अगर किसी भी सेंटर पे जाए पढ़ने तो उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट है। क्योंकि ये रोबोटिक्स का जो एक बिजनेस है सिखाने का, ये बहुत सालों से चल रहा है लेकिन उसको सही मुकाम तक कभी पहुंचाया नहीं गया। उसको पढ़ाने वाले जो ट्रेनर्स हैं उसको कहीं ना कहीं मोड़ देते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मोड़ दें, चाहे मैकेनिकल वाले तो केवल मैकेनिकल की तरफ मोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मोड़ देंगे। तो बच्चे को सही ओवरऑल इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी जो कि ये ब्रांच जो है वो चाहती है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि ये चीज जो है वो सारी ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रोबोटिज्म ओवरऑल प्रोडक्ट एक पूरा प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट कभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ इलेक्ट्रिकल, सिर्फ मैकेनिकल से नहीं बन सकता। तीनों चीजें या पांचों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। कि मैंने भी जो हम लोग का रोबोटिक्स का मैंने एमटेक रोबोटिक्स किया है तो उसमें मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी पढ़ा है, मशीन विजन भी पढ़ा है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट से पावर ट्रांसमिशन पढ़ा है, पावर सिस्टम भी पढ़ा है, और मशीन डिजाइन भी पढ़ी है। तो जब ये पढ़ेगा स्टूडेंट तभी उसको रियल रोबोटिक्स के बारे में अचीवमेंट होगा और यही सही तरीके से रोबोटिक्स को गवर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज प्रेजेंटेशन के टर्म्स में आपको कुछ सुनाऊं, तो मैंने इस प्रेजेंटेशन को वरना ज़्यादातर मैं व्हाइट बोर्ड पर ही अपना प्रेजेंटेशन देता हूं, आपको वीडियो लेक्चर देता हूं। तो इसको आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे कि हर वीडियो लेक्चर में होता है आपको एक कॉन्टैक्ट इन्फो दिया ही होता है। पीछे के भी वीडियो आप जो है वो आप देख सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट इन्फो देख लीजिए, मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। जो आपके प्रॉब्लम्स होंगी उनका समाधान मैं करूंगा, बशर्ते यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट द रियल रोबोटिक्स। ओके, थैंक यू। इसी के साथ मैं अभिनव श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ स्कैप रोबोटिक्स की तरफ से। धन्यवाद।